हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2023 मेंस की परीक्षा में, यूपीएससी मेंस की परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र था जीएस का, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए। और आप अपने आप को भी चेक कीजिए, क्या इस तरीके के टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप बहुत बहुत बड़ी भारी भरकम कोचिंगों से कोचिंग कर रहे हो, जहां पे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक फीस दे रहे हो, लेकिन क्या ये जो पेपर आया है, क्या उन मास्टरों ने या उन कोचिंग वालों ने पढ़ाया है या नहीं। हमेशा हमें इस बात से तौलते रहना चाहिए कि हमें वो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपसे बहुत बड़ी मात्रा में फीस ले रही हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे रही हैं। नाम की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो सब आप सब लोग जानते हैं। हजारों की संख्या में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं आ रहा है। लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं कि आज जो पेपर हुआ, जीएस 1 का जो पेपर हुआ, और इसके बाद जीएस 2 वाला भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ में आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसे में जो सवाल पूछे गए थे, ऐसे के जो टॉपिक्स थे, उनकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वही बनाई थी, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। बाकी जीएस 2 की वीडियो आएगी, जीएस 3, जीएस 4, और साथ में सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, आज के इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। ये पहला पेपर है, इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये सवाल हो सकता है कि किसी अध्यापक ने नहीं पढ़ाया हो, और हो सकता है पढ़ाया हो, क्योंकि होता क्या है ना, सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं। हम ओवरऑल इस तरीके से नहीं समझते हैं कि प्राचीन भारत के विकास में किस तरीके से चीजें हो रही थी। हो सकता है कि प्राचीन भारत का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के सब टॉपिक पढ़े, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ले गए, लेकिन यूपीएससी है, वो अपनी गरिमा हमेशा से बनाए रखता है। वो इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है, जैसे कि एक ऐसा स्टूडेंट जो गांव में तैयारी कर रहा है, वो भी एग्जाम को क्रैक कर सके, और भारी भरकम कोचिंगों से आप पढ़ रहे हो, वो भी कर सकें। लेकिन भारी भरकम कोचिंगों की स्थिति यह है कि वो उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से यूपीएससी दिशा में जा रही है। देखते हैं, चलते हैं। तो प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका। अब हम प्राचीन भारत को जब हम देखेंगे, प्राचीन शहरों को देखेंगे, प्राचीन हम संस्कृति को देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि हमने अक्सर ऐसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे हमें, जहां पे उस जगह की जो संस्कृति है वहां के भौगोलिक कारणों से निर्धारित हो रही होगी। चाहे आपके नाक नक्श से लेकर के, आपकी बोली से लेकर के, आपके पहनावे से लेकर के, आपके सेटलमेंट यानी जहां पे आप बस रहे हो, ये सारी बातें डिपेंड कर रही होती हैं उस जगह की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति में। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि प्राचीन शहर हमारे नदियों के किनारे बन रहे हैं। आप देखेंगे कि प्राचीन शहर हमारे नदियों के किनारे बन रहे हैं, तो इसका बड़ा कारण क्या है कि पानी की कमी थी। भौगोलिक स्थिति हम देख रहे हैं वहां पे कि भौगोलिक स्थिति क्या थी कि पानी का क्राइसिस था, पानी की हमें जरूरत थी। तो हमने क्या किया कि अपना जो सेटलमेंट किया, अपने जो आवास बनाए, वो जो है नदियों के किनारे बना लिए। आप देख रहे हो किस तरीके से भौगोलिक स्थिति प्रभावित कर रही है आपके सेटलमेंट को, आपके रहन सहन को, आपके आवास को। यदि बहुत ज्यादा सर्दी कहीं पे पड़ रही होगी, वहां पे आपका निवास, हिमालय में लोग नहीं रह रहे हैं, है ना, हिमालय में लोग नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम जो है एनवायरमेंट है, तो वहां पे हम लोग नहीं रह सकते। तो फेवरेबल कंडीशंस कहां बन रही हैं वो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कोस्टल एरिया में भी बहुत सारे सेटलमेंट हुए, क्योंकि वहां पे खाने का जो बड़ा एक जो क्राइसिस थी कि हम खाएंगे क्या, तो सी फूड्स पे डिपेंडेंट लोग जो थे, वो उन्होंने कोस्टल एरिया में उन्होंने अपना सेटलमेंट किया। तो आपका सेटलमेंट और जो शहर, जो कोस्टल सिटीज हैं, एंशिएंट सिटीज हैं, वो कोस्टल एरिया में बस रही हैं, उसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा कि वो खाना पीना या फिर जो उनकी फूड सिक्योरिटी जिसे हम बोलेंगे, वो इनका एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो आप देखेंगे कि भौगोलिक कारण निर्धारित कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सेटल होगे, कहां पे सेटल होगे, और प्राचीन भारत का निर्माण कैसे हो रहा था। प्राचीन जो है इतिहास में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में किस तरीके से अलग अलग जगह पे लोग सेटल हो रहे थे, वो भौगोलिक परिस्थितियां निर्धारित कर रही थी। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस और भी जोड़े जा सकते हैं इसमें, है ना। हम चूंकि यहाँ पे एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पे अच्छा खासा समय दिया जा सकता है और अच्छी खासी बात की जा सकती है, परंतु हम
मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। अब हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि पर्सनालिटीज को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और हम सब लोग ना पढ़ते ही नहीं इस तरीके से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ से हम पढ़ते जा रहे हैं, गांधी जी के मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में हमारा है उस तरीके से हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटीज को हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पर्सनालिटी से सीधा सवाल यहां पे आ गया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच की बात यहां पे कर दी है। ग्रेट, सवाल बहुत शानदार था, बढ़िया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों का उजागर कीजिए। अब देखो, हिस्ट्री का एक हमारा जो डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम चलता है उसमें हमने चूंकि ये वैश्विक विभिन्न देशों की बात कर रहा है, लेकिन हमने इंडिया के पृष्ठभूमि से या इंडिया के दृष्टिकोण से एक सवाल को हमने कवर किया था ऑलरेडी। तो आप देखेंगे इसमें चूंकि विश्व के स्तर पे बात कर रहा है, लेकिन हमने इसको इंडिया के स्तर पे हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इसको कवर किया था। लेकिन प्रश्न को हम फिर से देखते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालना है। आखिर देखो, अब होता क्या ना, यहां पे हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसमें सिर्फ सामाजिक प्रभाव लिख के आ जाएंगे, कुछ आर्थिक प्रभाव लिख के आ जाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दोनों बातें की जा रही हैं, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। तो रेलवे का जब विस्तार हुआ, दुनिया के अलग अलग देशों में रेलवे का विस्तार हुआ, तो किस तरीके से सामाजिक जो है एक आंदोलन भी बने, कुछ सामाजिक आंदोलनों का भी विस्तार हुआ, साथ साथ में समाज के अलग अलग जो वर्ग थे, खास तौर पे जैसे मैं भारत की बात करूं, यदि उदाहरण देना है तो भारत का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भारत में जब रेलवे का विकास हुआ तो एक बहुत बड़ा एक जो जातिवाद जैसी संकल्पना होती है उसको ठेस पहुंची। कारण क्या हो रहा था कि एक ही ट्रेन के डब्बे में एक ही कुर्सी पर या एक ही जो आपकी सीट है उस पर एक ब्राह्मण बैठ रहा है, उसी पे क्षत्रिय बैठ रहा है, उसी पे शूद्र बैठ रहा है। हालांकि अंग्रेजों के लिए अलग से कोच हो रहे थे, तो अंग्रेजों और इंडियंस में तो उन्होंने पहले से ही अंतर रखा था, लेकिन इंडियंस के लिए एक ही था। इस वजह से क्या था कि कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक भेदभाव है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे बातचीत करते हैं, और हम उसका परिणाम ये देखते हैं कि आने वाले समय में रेलवे हमारे राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बन जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप चीजों को जोड़ सकते थे। बाकी आर्थिक तौर पे आप देखोगे कि जैसे ही रेलवे का विस्तार हुआ, एक जगह की वस्तुएं दूसरी जगह पहुंचने लगी, एक जगह का जो व्यापार था वो दूसरी जगह पहुंचने लगा। तो इस तरीके से जो आर्थिक विकास हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और अंग्रेजों ने इसका भयंकर फायदा भी उठाया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने ही फायदे के लिए रेलवे का विस्तार भारत में किया था, यदि मैं बात करूं तो, है ना। तो भारत में रेलवे का विस्तार क्यों हो रहा है? अपने जो है फायदे के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसका फायदा देखो, जब कोई चीज समाज में आती है तो उसके यदि वो कुछ पॉजिटिव चीज है तो उसके फायदे हो सकता है कि किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम मिले, लेकिन मिलते लगभग सबको है ना। तो इसी प्रकार से रेलवे का भी हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते क्वेश्चन, और भी इसमें डायमेंशंस को जोड़ा जा सकता था। बस हम आपको यहाँ प्रश्न डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी द डिस्कस द कंसेक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज में यानी उष्णकटिबंधीय देशों में जो खाद्य सुरक्षा है वो किस तरीके से प्रभावित हो सक रही है जलवायु परिवर्तन से। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे पूछा ही जाना है। अब देखो, हालांकि ये टॉपिक को एनवायरनमेंट में भी पूछा जा सकता था, क्योंकि ज्योग्राफी में इस टॉपिक का बहुत कोई रिलेवेंस नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी से जब हम जोड़ते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से टॉपिक यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसको पेपर 3 में पूछते तो ज्यादा ठीक रहता मेरे हिसाब से। बाकी यूपीएससी ने किया तो भाई सब बहुत कुछ सोच समझ के ही किया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब हम लोग ना, हमारे साथ क्या है, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज नहीं बच रहे हमारे पास,
हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस थे वो कंटामिनेटेड हो रहे हैं, वो प्रदूषित हो रहे हैं। चाहे वो हम झीलों की बात करें, चाहे वो हम बात करेंगे कि हमारे पास रिवर्स थी जहां से फ्रेश वाटर आ रहा था, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेजी से, वहां से भी फ्रेश वाटर आने वाले समय में हमारे लिए एक संकट का विषय बन जाएगा कि फ्रेश वाटर हमें मिलेंगे कहां से। और रही बात यदि मैं बात करूं कि बारिश के पानी की, तो बारिश पानी में हमने इतना ज्यादा अपने वायु प्रदूषण कर दिया है कि हमारे पास एसिडिक रेन आ रही है। तो आप देख रहे हो कि जहां जहां से फ्रेश वाटर बन सकता था, जहां जहां से फ्रेश वाटर के जो विकल्प थे हमारे पास, वो श्रिंक होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानव है, इंसान है। और उसके बाद जो हमारा मानव के द्वारा क्लाइमेट चेंज बड़े स्तर पे जो किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप इसको भी कई डायमेंशंस में इस प्रश्न को एड्रेस कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल जैसे फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं, ये कोर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आराम से कर लोगे। कोई सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं और सटीक होते हैं। इस क्वेश्चन को आपने ज्योग्राफी यदि ठीक से पढ़ी होगी तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया यानी पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? इंग्लिश में देखते हैं, वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया ईस्टर्लीज इन द भोजपुर रीजन? हाउ हैज द डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन? है ना। अब ये देखो क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो सवाल को किससे जोड़ दिया? कल्चर और ज्योग्राफी को जोड़ दिया। यही तो यूपीएससी की खूबी है। आप कितना अलग अलग पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको किसी भी टीचर ने भी पढ़ाया होगा ना, हो सकता है आपको वो टॉपिक आपको टच कर दिया हो, लेकिन जब इस तरीके से पढ़ना होगा, इस तरीके से समझना होगा कि उसने ज्योग्राफी को और कल्चर को शामिल कर दिया, ज्योग्राफी और कल्चर को शामिल कर दिया, उस जगह के पूर्वी कल्चर को और साथ साथ में ज्योग्राफी को शामिल कर दिया, ये अपने आप में क्या है, एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जा रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। जैसे क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? इंडियन सोसाइटी में पढ़ाता हूं और आप लोगों को मैंने इस प्रश्न के बारे में बताया था कि किस तरीके से भारत में जो विवाह व्यवस्था है वो एक संस्कार का रूप है। हिंदू धर्म की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं और उसमें से एक जो संस्कार है वो विवाह है। उसके अलावा बहुत सारे संस्कार होते हैं, बिल्कुल जीवन से लेकर के अंतिम जो हमारा पड़ाव होता है जीवन का, वहां तक संस्कार हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं और उन संस्कारों में से एक संस्कार विवाह होता है। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं हम, तो उसमें विवाह को हमने कॉन्ट्रैक्ट कहा है, एक समझौता कहा है। तो जब आप देखोगे कि एक सांस्कृतिक मान्यता से जब हम पहुंचेंगे, हम लेजिस्लेटिव वैल्यूज की तरफ या लेजिस्लेटिव जो हमारे प्रोविजंस हैं, यानी जो हमारे विधायी प्रावधान है, उसकी तरफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा शिफ्ट देखने के लिए मिलता है कि एक जगह वो संस्कार कहा जा रहा है और दूसरी जगह वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है, यानी कि एक समझौता कहा जा रहा है। और किस तरीके ये वैल्यूज खोता जा रहा है, इसके लिए जब हम समझेंगे तो आज देखेंगे कि तलाक की दर कंटिन्यू बढ़ रही है। ये सब बातें मैंने आप लोगों से क्लास में डिस्कस की। लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आ रहा है। सोलो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, किसी एक बच्चे को मैं खुद से ही शादी कर लूंगा। सोलो मैरिज का एक राजस्थान में अभी कुछ ही दिन की बात है, 5-6 महीने पहले एक लड़की ने खुद से खुद की शादी कर ली। सोलो मैरिज का कॉन्सेप्ट समाज में आ रहा है। तो जो संस्कार की हम बात कर रहे थे जहां पे कि ये एक विवाह एक संस्कार है, वो अपने जो रिलेवेंस है उसको खोता जा रहा है। वहां पे सिंगल पेरेंट फैमिली की बात हो रही है कि शादी के बंधनों को हम बंधेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम अकेले रहेंगे, हम किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो इस तरीके से जो विवाह की जो संकल्पना थी, विवाह की जो संकल्पना थी जिसे हम संस्कार के तौर पे समझ रहे थे, वो एक एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट के बाद वो डाइल्यूट होता गया और डाइल्यूट इतना हो गया कि लोग, आज स्थिति यह है, मैं दिल्ली की बात करता हूं, एक स्टडी को आप कोट कर सकते हो, 30 साल की उम्र से ज्यादा जो ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, और ऐसी लड़कियां दिल्ली में कम से कम 30% से ज्यादा है। यानी जो लड़कियां हैं वो अपने आप को फ्री रखना चाह रही, वो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाह रही। जहां पे एक संस्कार हमारे धर्म में माना जा रहा है, उस संस्कार से ये लोग अलग हो रहे हैं, है ना। इसे सोशियोलॉजी में हम एक डेविएंस कहते हैं। डेविएंट एक डेविएंस का एक कॉन्सेप्ट आता है,
पढ़ाएंगे यदि आप लोग कभी सोशियोलॉजी पढ़ेंगे हमसे तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब एक सवाल देखिए, कितना शानदार सवाल है। और ये सवाल सामान्यतः ये एक कह सकते हैं कि चुनौती है हमारे समाज के लिए। सवाल में पूछ दिया कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारी जो यंग गर्ल्स हैं यानी यंग वुमेन हैं, उनके अंदर जो हम बात करते हैं कि नव युवती मतलब जो नई शादीशुदा महिलाएं हैं, लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, नव युवतियों की बात कर रहे हैं, तो उनमें खास तौर पे बात करें कि उनमें जो सुसाइड का जो रेट है वो ज्यादा है, वो सुसाइड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सारे कारण आप लिख सकते हैं अलग अलग डायमेंशन से, है ना। सामाजिक परिस्थितियां बता सकते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियां बता सकते हैं, उनकी आध्यात्मिक परिस्थिति यानी मेंटल जो स्टेट है वो आप बता सकते हो। बाद बाकी आप जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया का रोल है वो दिखा सकते हैं। इसमें मल्टीपल डायमेंशंस आप लिख सकते थे कि कैसे एक युवती, एक नव युवती सुसाइड के लिए मजबूर हो रही है, घटना क्यों घट रही है ना। इसके लिए मल्टीपल कारण है, मल्टीपल कारण है। जहां पे कई बार ऐसे आपने सुना होगा कि कोई लड़की गलत तरीके से जो किसी एक ट्रैप में फंस जाती है, अब वो किसी से बताने के लायक नहीं है कि मैं इस स्थिति को कैसे बताऊं अपने परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए, समाज के लिए, तो वो सुसाइड तय कर लेती है। या फिर बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। मेंटल इलनेस एक बड़ा कारण है, जो दिमागी बीमारी जो हमारे साथ होती है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जहां पे सुसाइड का रेट बढ़ जा रहा है। खासतौर पे उसमें भी अब ब्रेकअप्स, आज के समय पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मल्टीपल रिलेशंस हो रहे हैं। इसमें देखो, जो व्यक्ति संभलने लायक होता है या खुद को तैयार कर लेता है इस बात के लिए कि हाँ हम संभल सकते हैं, तो वो संभल जाता है। अदरवाइज क्या है कि उसके बाद हम बात करते हैं कि फैमिली प्रेशर की, किससे शादी करना है किससे नहीं करना है। हमारा जो परिवार व्यवस्था है वो उसमें त्रुटि है, हमारी जो विवाह व्यवस्था है उसमें त्रुटि है, जिसके कारण हम कंपल्सन कर देते हैं कि आप इस कास्ट में ही शादी करोगे, इससे ही शादी करोगे, परिवार वालों की मर्जी से ही शादी करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो नव युवतियां जो होती हैं वो यदि बहुत सीरियस है किसी रिलेशन में, तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लेती हैं। कई केस एजुकेशन में हम देखते हैं कि यदि किसी क्लास में फेल हो गए, कॉलेज में फेल हो गए, तो सोशल प्रेशर के कारण वो सुसाइड कर लेते। तो मल्टीपल कारण, यहाँ पे मल्टीपल कारण थे, यहाँ पे आप यहाँ पे बात कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप कितना सवाल, अब आप सोच रहे हो कि इस सवाल को पढ़ने के लिए क्या लग रहा है आपको, कुछ पढ़ने की जरूरत है? बहुत कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है भाई। 2.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं उसमें, कोचिंग में, किसी कोचिंग में 2.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं इस सवाल को करने में। बताओ 2.5 लाख रुपए क्या देना है उसमें? भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है ना। 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, 2 लाख रुपए दे रहे हो, सवाल क्या है? कोई मास्टर नहीं पढ़ाया होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने जगह ले ली है। हाँ, इसमें देखो और भी दहेज प्रथा भी इसमें जोड़ सकते थे, है ना। महिलाओं से जुड़ी हुई जो अन्य प्रथाएं हैं वो भी जोड़ सकते थे। कई सारी इसमें चीजें जोड़ी जा सकती थी, मल्टीपल डायमेंशंस में सवाल किया जा सकता है। अब देखो ये सवाल कितना शानदार है। इसको इंडियन सोसाइटी से सवाल जोड़ा जा सकता है। इसको, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है ना। बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। सवाल सामाजिकरण से है, सोशलाइजेशन से है कि हम किस तरीके से सोशलाइजेशन कर रहे हैं बच्चों का, सामाजिकरण कैसे कर रहे हैं। जब मैंने सोशियोलॉजी आप इंडियन सोसाइटी पढ़ाया था, सामाजिकरण की स्थिति बताई थी, किस तरीके से एक बच्चे का सामाजिकरण किया जाता है, कैसे कैसे उसका सामाजिकरण हो रहा है, स्कूल कैसे कर रहा है, बच्चे कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैसे कर रहा है, सबका अलग अलग प्रभाव है। इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल हो जाएगा, है ना, क्योंकि मोबाइल जुड़ा हुआ है किससे? सोशल मीडिया से। ठीक, तो बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले लिया। कह रहे कि पहले जो हम बच्चों के साथ जो है कडलिंग करते थे, बच्चों को दुलारते थे, है ना, अब क्या कर रहे हैं हम, है ना, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले लिया। अब हम इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, हमें बच्चे को दुलारने में मजा नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही पता चल रहा है कि मोबाइल में रील्स देखते जा रहे हैं, मूवीज देखते जा रहे हैं, हम उसमें खुश हैं। पहले एक आकांक्षा होती थी, एक कोई कपल है, फैमिली है, उसमें ये कि हमें बच्चा चाहिए होता है, हमें जरूरी है, लेकिन अभी वो उसके लिए बहुत उसकी जो एक सोशल एक्सेप्टेंस थी या फिर पर्सनल एक्सेप्टेंस थी वो कम हो गई है। सामाजिक एक्सेप्टेंस तो अभी भी है, लेकिन पर्सनल लेवल पे हम सोचते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण पे इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब बच्चों पे तुम ध्यान नहीं दे रहे, अपने मोबाइल में घुसे हो, बच्चे भी अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। बच्चा क्या देख रहा है तुम्हें खुद नहीं पता है,
और तुम क्या देख रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। दोनों का समाजीकरण गलत हो रहा है। तुम्हारा तो चूंकि हो चुका है, तुम तो यंग हो गए, बड़े हो गए, लेकिन बच्चों का समाजीकरण पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, एक स्टडी के हिसाब से यदि कोई बच्चा डेली मोबाइल फोन देख रहा है तो लगभग लगभग डेली 7,000 क्राइम सीन देख रहा है वो। कुछ ना कुछ उसमें लड़ाई झगड़ा, कुछ मारपीट वाली, कुछ ना कुछ ऐसी बात दिख रही है जो क्रिमिनल ऑफेंस की है या वो क्रिमिनल नेचर की है। अब बच्चों को जब ऐसी चीजें दिखेंगी, जाहिर सी बात है कि वो गलत कदम उठाएंगे आने वाले समय में। उनका समाजीकरण जो है वो गलत दिशा में हो रहा है, फॉल्टी सोशलाइजेशन हो रहा है। जेंडर सेंसिटिवनेस नहीं हमारे कंटेंट में। आप देखोगे, वीडियोस देखते हो, आप कई सारी वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे कुछ भी पड़ा है ना। तो अब जब वो बच्चे वो वीडियोस देख रहे हैं, बच्चा जेंडर सेंसिटिव ना होकर के जेंडर एग्रेसिव हो रहा है, किसी एक जेंडर के प्रति ज्यादा वो संवेदनशील हो जा रहा है, और वो आने वाले समय में क्या हो रहा है, गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो बच्चों के साथ उनको दुलारना बहुत जरूरी है, तभी उनका सही लालन पालन हो सकता है। उनको समय देने की जरूरत है, टाइम देने के लिए जरूरत है, तभी हम बच्चों को, यदि हम एक सही समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं, तभी संभव है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें लिख सकते थे, और भी आप लिख सकते थे कि किस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के भारत में क्या इसीलिए कानून है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो प्रोविजन के लिए है ना, उसके बाद आप यहाँ पे बात कर सकते थे कि बच्चों में जो सोशलाइजेशन के अलग अलग पॉइंट होते हैं, कि वो समाज के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि सोसाइटी का जो टॉपिक है वो जाति के बारे में सोचता है क्या है, धर्म के बारे में सोचता है क्या है ना, या फिर वो किसी जेंडर के बारे में क्या सोचता है, भीड़ के बारे में क्या, अलग अलग डायमेंशन इसमें हम जोड़े जा सकते थे। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन हमारे पास ऑप्शन थे। बहुत शानदार सवाल था। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? वैदिक समाज की विशेषताएं आपको बताना है। खूब पढ़ लिया, ये सवाल बहुत सिंपल था। धर्म आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखो, कोई भी धर्म के लिए ना सबसे पहले ना कोई एक आइडल होने की जरूरत होती है, किसी या तो मूर्ति या कोई मूर्ति नहीं भी है तो, लेकिन कोई एक सिंबल होना जरूरी है कि ये एक सुप्रीम गॉड है। याद रखना, धर्म का एक केंद्र होता है। आप कोई भी धार्मिक गुरु को देखोगे तो वो किसी एक सुप्रीम गॉड को मान रहा होगा, चाहे वो इस्लाम की बात करें तो अल्लाह को मानते हैं, या फिर मैं बात करूं हिंदू धर्म में बहुत सारे मतलब गॉड को हम मानते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं, क्रिश्चियन में अलग। तो इसी तरीके से अलग अलग धर्मों की देखते हैं तो सबका एक सेंट्रल आइडिया है, एक सेंट्रल एक सिंबल है, एक जिसको हम लोग गॉड की संकल्पना, भगवान की संकल्पना, अल्लाह की या फिर ईश्वर की संकल्पना के तौर पे हम समझते हैं। तो किसी भी धर्म में ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसके लिए जो धर्म की बात करते हैं तो उसमें उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके कुछ प्रथाएं होंगी, उसके लिए कुछ प्रेयर्स होंगी। ये हर एक धर्म की कहानी है, हर एक धर्म की कहानी है, क्योंकि धर्म को कोई व्यक्ति तभी मानेगा जब उसको मल्टीपल टाइम पे उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। आपने देखा होगा हर एक धर्म की कहानी, आप भी जानते हैं कि आपने कुरान पढ़ी, कितनी बार पढ़ ली है, आप डेली जो है नमाज पढ़ते, आपको सब कुछ चीजें याद हो गई, सब कुछ याद हो गई। कोई लक्ष्मी जी की आरती कर रहा है, कोई किसी की आरती कर रहा है, सब कुछ याद हो गया। बार बार क्यों रिवाइज कर रहे हो आप, है ना। तो ये धर्म का एक फंडामेंटल होता है कि आपको वो छुट्टी नहीं देंगे, आप रिवाइज करो सो दैट कि धर्म को जो है आप छोड़ ना पाओ। सामान्य तौर पे धर्म का ये कॉन्सेप्ट है कि धर्म का काम है कि शांति स्थापित करना, किसी भी देश में, किसी समाज में शांति स्थापित करना धर्म का काम होता है। हालांकि वर्तमान के कुछ हालिया उदाहरणों से हम देखते हैं कि धर्म ने जो काम समाज में करना था वो ना करके समाज को डिवाइड करने का काम किया। तो ये हम कह सकते हैं कि हालांकि ये धर्म का काम नहीं है, ये धर्मावलंबी हैं, जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो उसे कट्टरता में परिवर्तित कर देते हैं, उन लोगों के द्वारा ये समाज में विभाजक के तौर पे काम कर रहे हैं, समाज को डिवाइड करने का ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशंस आप यहाँ पे जोड़ सकते थे। वैदिक समाज में आप लिखते कि किस तरीके से सिस्टम था, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी, सभा समिति की इत्यादि की बात करते, तो अलग अलग डायमेंशन से आप वैदिक समाज को आप जोड़ सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव। अब इस क्वेश्चन को मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, मैं 5-6 दिन पहले की बात कर रहा था, और हमारे बबलू सर हैं, आप जानते हैं, उनसे हम लोगों की बात हो रही थी इसी संदर्भ में कि आखिर मेडिवल टाइम में क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ।
हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, मुगल से पहले अलग अलग लोगों की सत्ताएं यहाँ चल रही थी, है ना, दिल्ली जो है सल्तनत चल रही थी। आखिर उस समय पे टेक्नोलॉजी में क्या विकास हुआ, है ना, सवाल पूछ दिया सीधा। देखो सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, है ना। तो ये हिस्ट्री का और साइंस एंड टेक का सवाल। हम हिस्ट्री को, हम ना चंद्रयान की खुशी मना रहे थे, सवाल चंद्रयान से पूछा नहीं। हाँ पेपर 3 में पूछ सकता है कल, अभी कह नहीं सकते। लेकिन आप देखो तकनीकी को इतिहास से जोड़ दिया। इसी तरीके के सवालों की अपेक्षा कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाया, गारंटी दे दूंगा मैं आपको। 2.5 लाख मत दो, कोई जरूरत नहीं पैसे देने की, ये सवाल किसी कोचिंग वाले ने नहीं पढ़ाए होंगे आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, है ना। जो कॉलोनियल सिस्टम था हमारा, उसमें आदिवासियों को, उन्होंने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रियाएं क्या थी। यानी आपको यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करनी थी, ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो थे हुए, जो जनजातीय आंदोलन हुए, उन सब के बारे में आपको बात करनी थी यहाँ पे। और किस तरीके से ट्राइब्स को शोषण किया गया, ट्राइब्स का शोषण किया हम अंग्रेजों के द्वारा, है ना। अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से शोषण किया ये आपको बताना था। उसके अलग अलग किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनके कल्चर को ध्वस्त कर दिया, है ना। किस तरीके से जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए इंडिया में कि ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का, कि हमें ये हमारे पास हमारा एक काम है, हमारे पास ये बर्डन है, व्हाइट मैन्स के पास यानी अंग्रेजों के पास ये बर्डन है कि उन्हें भारतीय लोगों को सभ्य बनाना है। आप समझ रहे हो। तो उसमें हमारे ट्राइबल समाज के लिए भी जो है शामिल किया गया, और ट्राइबल समाज के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई अंग्रेजों के द्वारा, कॉलोनियल रूल के द्वारा। तो आपको ट्राइबल मूवमेंट्स लिखने थे, उनके एग्जाम्पल, चाहे वो संताल और उसके पहले जो है पाइका रिवोल्ट्स और अन्य अलग अलग जो आंदोलन हुए उनके बारे में आप बात कर सकते थे, है ना। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। भारत की लंबी तटीय तटरेखा संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत शानदार सवाल है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो तट रेखा है वो समुद्र से मिल रही है, या मैं बोलूं कि 9 राज्यों की सीमाएं जो है वो समुद्र तट से जुड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की क्या तैयारी है, और आखिर जो तटीय संसाधन हैं उनके लिए हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे, और आने वाले समय में हम उनका यूज करके हम अपने जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देना है, उस ब्लू इकोनॉमी को लेकर के हमारे क्या जो है तैयारियां हैं, ये आपको यहाँ पे बात करनी थी, है ना। सो अलग अलग डायमेंशंस में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी से कह सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए। समझिए, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए, उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्यों के महत्वों का आकलन कीजिए। देखो पहला सवाल पूरा स्टैटिक सवाल है, एनसीईआरटी में सीधा मिल जाएगा प्रॉपर, है ना। आपने प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता का खूब सारा इंडिया का मैप देखा होगा, अलग जगह पे अलग वनस्पतियां पाई जा रही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्षा हो रही है, अलग अलग मात्रा की वर्षा, उस हिसाब से वहां पे उस प्रकार की जो है वनस्पतियां हैं, ये आपने खूब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। सवाल दूसरा है इसमें जो महत्वपूर्ण जोड़ दिया, ये 250 शब्दों का सवाल है, 15 नंबर का। इसमें कह रहा है कि भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में, भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन करना था। यानी आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी बात करनी थी, रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया की। तो आप रेन फॉरेस्ट रीजन को समझें और उसके बाद उसके एरिया में जो जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे करके आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे ना बिल्कुल बहुत शानदार है। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ, समझो, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हो गया। बहुत शानदार कि मानव विकास और जो आर्थिक विकास था वो उसका एक जो समावेश होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि 1% जनसंख्या के पास, भारत की 1% जनसंख्या के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है। आर्थिक विकास अलग चल रहा है और मानव विकास उस दिशा में नहीं चल रहा है। आज भी हमारे देश में स्थिति है कि कई सारे घरों में खाना नहीं बनता है क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, भुखमरी है।
भुखमरी सूचकांक को आप देखेंगे, उसकी रिपोर्ट को भले ही हमारी मीडिया के जो भाई लोग हैं वो सब इसको क्रिटिसाइज करें या ना करें, लेकिन भूख को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। भूखे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। भूखमरी रिपोर्ट को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन भूख को इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना, जो कि आप भारत में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। सो कह रहा है कि ये मानव विकास जो है चला ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल रह गया। बड़ी बड़ी मल्टी मिलियनियर कंपनी बन गई, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश में है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का स्तर गड़बड़ है। आज भी असर रिपोर्ट कहती है, असर रिपोर्ट को जब आप पढ़ोगे एजुकेशन की दिशा में, मानव संसाधन की बात हो रही है, इस वजह से ये बात कर रहा हूं, मानव विकास की बात करें तो एजुकेशन की बात करोगे तो वहां पे असर रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है वो 3 क्लास की किताब को नहीं पढ़ पा रहा है। ये इतनी गंभीर स्थिति है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहां पे अभी भी IIMR, MMR ये सब जो है ज्यादा है, जो WHO के रिकमेंडेशंस हैं उससे ज्यादा है। हमारे यहाँ पे खूब बच्चे मर रहे हैं, माताएं मर रही हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे देने के समय पे वो उनकी डेथ हो जा रही है। MMR हमारे यहाँ पे ज्यादा है। हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट अभी भी ज्यादा है। बिहार की फर्टिलिटी, वेस्ट बंगाल की फर्टिलिटी रेट देखो, स्थिति गंभीर है। वहीं पे हम देखते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो इसके पैरामीटर्स पे अच्छा काम कर रहे हैं। सदर्न स्टेट को हम देखते हैं तो वो मानव विकास के संदर्भ में इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इसको एक बैलेंस अप्रोच से आंसर लिखते तो आप दोनों तरफ से लिखते कि हालांकि ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मानव विकास के साथ आर्थिक विकास हो रहा है, वहां पे उसके सही पैमाने हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मानव विकास और आर्थिक विकास का तालमेल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मल्टीपल डायमेंशन के साथ इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वरना आप सोच रहे हो कि सर ये आप सब कुछ डिस्कस क्यों नहीं है। बस मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि सवाल कैसे आए हैं, वो आप देखो एक बार, है ना। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा है। बहुत शानदार सवाल। यानी कि हम क्या बन गए? फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960 इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड प्रोवाइड रीजन्स। आखिर क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ ऐसा कि एक समय ऐसे थे कि हम खाने के लिए विदेश से खाना मंगा रहे थे। हम गेहूं को इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से, है ना, PL48 को इंपोर्ट कर रहे थे। और एक समय ऐसा है कि आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में हम एक्सपोर्टर हैं। और साथ साथ में हमारे पास जो रिजर्व है वो भी खराब हो रहा है, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो सिस्टम है इतना बेकार है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम खराब भी कर रहे हैं अपने देश में। और साथ साथ में हम बात करेंगे आपसे कि हम लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में 80 करोड़ लोगों को हम PDS के माध्यम से क्या दे रहे हैं? अनाज भी दे रहे हैं। यानी कि हमारे यहां पे अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है ना। तो हम क्या बन गए? नेट एक्सपोर्टर बन गए। एक तरफ इंपोर्टर थे, हम एक्सपोर्टर बन गए। बड़ा कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन। सरकार की अलग अलग फिर योजनाओं को आप जोड़ सकते हो, है ना। सबसे बड़ा कारण ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसे हम लोग बोलते हैं। हरित क्रांति के बाद जो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो अलग अलग योजनाएं रही, उनका आप बात करते हैं यहाँ पे। चाहे वर्तमान की बात करें, किसान फसल बीमा से लेकर के किसानों के हाथ में जो पैसा दिया जा रहा है वो, और से लेकर के किसानों की जो सिंचाई को लेकर के सब्सिडी मिल जाती है। बहुत सारी योजनाएं किसानों को लेकर चल रही। आप अलग अलग योजनाओं की यहाँ पे जिक्र कर सकते थे, है ना। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप एड्रेस कर सकते थे, क्योंकि इसमें कारण ही पूछ रहा है कि क्या कारण थे ऐसे, है ना। सीधा साधा क्वेश्चन था, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है? बहुत शानदार सवाल। आपको मैं बता दूं सवाल क्या है। अर्बनाइजेशन से सवाल है, शहरीकरण का सवाल है। कह रहा है कि सर शहरीकरण में हम देख रहे हैं कि गरीबों को और ज्यादा हाशिए पे ले जा रहा है, मतलब गरीबों को और ज्यादा कमजोर बना रहा है शहर। कोई व्यक्ति यदि वो शहर में रह रहा है तो वो और गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, उसका बड़ा कारण है। देखो इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों कारण हम लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट के पक्ष में एक कारण है कि जिस रेशियो में व्यक्ति की डिमांड है या जरूरत है, उस रेशियो में भारत में रोजगार के अवसर नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई की स्थिति हम देखते हैं। आपको मैं बताऊं, गरीबों की स्थिति यह है कि वो अपनी कमाई का 60% तो सिर्फ खाने पीने पे खर्च करते हैं। यदि उनके घर में यदि कोई व्यक्ति एक बीमार हो गया, ये समझ लो वो चौपट हो गया, है ना। तो जो गरीबों की स्थिति है शहरों में, वो अब इलाज भी महंगा है, खाद्यान्न भी महंगा है, खाना पीना भी महंगा है, रहना भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। उस प्रोपोर्शन में इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो क्या होगा, गरीबी और बढ़ती जाएगी, खर्चे और बढ़ते जाएंगे, राइट। अब साथ साथ में यहां पे दूसरा एस्पेक्ट ये भी है इसका कि ऐसा नहीं है कि शहरों में सिर्फ यही स्थिति है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बात को हम देख सकते हैं जहां पे हम देखते हैं गरीब परिवार से निकल के लोगों ने बड़े स्तर पे काम किया है। लेकिन वो बहुत चंद एग्जाम्पल होते हैं, समाज की एक आम धारणा होती है, वो हम उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और यदि कोई एक विशेष एग्जाम्पल होता है तो हम उसको एग्जाम्पल तो कोट कर सकते हैं, लेकिन वो समाज का एक आईना नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो इसमें और भी बदला क्या है, मोर सेग्रीगेशन। समाज में देखोगे आप, शहरों में देखोगे स्पेशली, खासतौर पे जो गरीब लोग हैं वो मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, है ना, जिसे हम गंदी बस्ती, मलिन बस्ती, या फिर हम जो झुग्गी झोपड़ी कहते, उनमें रहना उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। घर नहीं है तो वहां पे उनके साथ हो क्या रहा है, आप समझो। आपके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, आपके साथ वहां पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं होगी वहां सही से, तो वो हाशिए पे बने रहेंगे, भले ही शहर में रह रहे हैं फिर भी, है ना, भले भी शहर में रह रहे हैं फिर भी वो हाशिए पे बने रहेंगे। मल्टीपल चीजें आप इसमें जोड़ सकते थे, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? Why the caste identity in India both fluid and static? शानदार। भारत में आखिर जो जाति व्यवस्था है ना, वो फ्लूइड यानी कि गतिशील भी हमें कभी कभी दिखती है और कभी कभी स्टैटिक दिखती है। इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में एक कॉन्सेप्ट होता है संस्कृताइजेशन। आप लोगों ने जो सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी आप लोगों ने मुझसे पढ़ी है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट की चीजों को प्रैक्टिस करने लगता है और वो धीरे 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 करके उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कहीं कहीं पे फ्लूइड है, यानी ये गतिशील है, हमारी कास्ट सिस्टम में कहीं कहीं गतिशीलता देखने के लिए मिलती है, और उस कॉन्सेप्ट को हम जो है संस्कृताइजेशन के तौर पे समझते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है, चूंकि भारत में रिजर्वेशन है और वो एक रिजर्वेशन के आधार पे है, वो जन्म के आधार पर रिजर्वेशन होता है, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन है, जन्म के आधार पर रिजर्वेशन है। तो इस मामले में हम देखते हैं कि भले ही आप संस्कृताइज हो जा रहे हो, समझिए, भले ही आप संस्कृताइज हो रहा है, भले ही आप जो अपर कास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास रिजर्वेशन की एक्सेस है ना, रिजर्वेशन की एक्सेस है। या फिर दूसरी कॉन्सेप्ट हम देखें, यदि अपर कास्ट की कोई महिला लोअर कास्ट के लड़के से ब्याह कर लेती है तो उसकी कास्ट आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है ना, कास्ट आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, वो कास्ट उसकी वही रहेगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड भी है, जहां मूवेबिलिटी नहीं है। ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा या देखा होगा कि कोई दलित व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, है ना, क्यों? क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पूरा वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पे तय कर दी गई। पहले इसको माना जाता था कि कर्म के आधार पे है, लेकिन जाति व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था को और कठिन बना दिया और रिजिड बना दिया, है ना, ठीक है। सो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट और अंतिम सवाल आज का था, संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमीज ऑन द एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। अब ये बात हो रही 1990 की बात की। पोस्ट जो है लिबरल, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, यानी कि जो हमने अपने देश को लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज किया, है ना, हमने अपने नियम और कानूनों को लिबरल बनाया। तो जब हमारा कानून लिबरल बने, हमारी अर्थव्यवस्था लिबरल बनी, विदेशी कंपनियां भारत में आई, जब विदेशी कंपनियां भारत में आई, प्राइवेट कंपनियां भारत में एक्टिव हुई, तो किस तरीके से जो है एथनिक आइडेंटिटीज और जो सांप्रदायिकता पे प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका एक बेसिक सवाल था, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूपीएससी आईएएस में सवाल पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी सीएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं। पेपर 2 का भी मैं आपको डिस्कशन इसी तरीके से दे दूंगा। ये पूरे आंसर्स नहीं है, याद रखना, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कहीं पे लगा तो मुझे किया है, बाकी ये क्वेश्चन कैसे है मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। बाकी यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सही से,
और यदि करना चाह रहे तो लाखों रुपए नहीं देने की जरूरत है, 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें अपनी डिटेल भर दीजिए, या फिर उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। किस तरीके से कैसे तैयारी की जा सकती है, सारी बातें कल ली जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।